नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। नया साल है, नई आशाएं हैं, नए लक्ष्य हैं और इसी के साथ अब प्रॉपर्टी प्लस भी नए अंदाज में लेकर हाजिर हूं मैं, दीपक यादव। अब प्रॉपर्टी प्लस में रियल्टी सेक्टर से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा खबरें आप जान पाएंगे, अलग अलग सेगमेंट में बारीक विश्लेषण के साथ। तो सबसे पहले रुक करते हैं आज के बुलेट पॉइंट्स का। नए साल पर महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स छूट का शानदार तोहफा दिया है। यह शानदार तोहफा उन लोगों के लिए है जो लोग मुंबई नगर पालिका क्षेत्र की सीमा में रहते हैं, जिनके घर का साइज 500 स्क्वायर फीट या इससे कम है। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स की इस छूट का फायदा करीब 16 लाख लोगों को मिलेगा। बताया यह भी जा रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स की छूट देने के बाद सरकार को करीब 450 करोड़ के राजस्व का नुकसान होगा। देश भर में घर खरीदना किफायती हो गया है। नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स बीते एक दशक में इस साल सबसे बेहतर स्थिति में है। घरों की कम हुई कीमत और सबसे कम ब्याज दरों से अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स सुधरा है। विस्तार से देखें तो दिल्ली में 28%, हैदराबाद में 29%, बेंगलुरु में 26%, चेन्नई और कोलकाता में 25% के साथ सबसे बेहतर 20% पर अहमदाबाद और सबसे खराब 53% पर मुंबई है। अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स जितना कम होता है, प्रॉपर्टी खरीदना उतना किफायती होता है। जम्मू कश्मीर में रियल एस्टेट डेवलपमेंट का रास्ता खुल गया है। पहले रियल एस्टेट समिट का आयोजन किया गया। केंद्रीय आवास मंत्रालय, जम्मू कश्मीर सरकार और नरेटको का संयुक्त प्रयास हुआ है। रियल्टी सेक्टर से सैकड़ों दिग्गजों ने शिरकत की। 18,300 करोड़ रुपए के 39 MOU साइन हुए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्टैंप ड्यूटी छूट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का आश्वासन दिया। कश्मीर में अगले रियल एस्टेट समिट का भी ऐलान किया गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन को और बेहतर करने के लिए नियमों में किए गए हैं बदलाव। जिला और राज्य आयोग के अधिकार कम हुए हैं, तो वहीं केंद्रीय आयोग के अधिकारों का दायरा बढ़ा है। पहले के मुकाबले तेज निपटारे के लिए नियमों में बदलाव किए गए हैं। ई दाखिल के जरिए शिकायत करना आसान होगा। अब विस्तार से देखिए बाकी की खबरें। और अब बात रियल ट्रेंड्स की। अगस्त 2019 में जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया और इस राज्य को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया, तो देश के इस अभिन्न राज्य में खूबसूरत वादियों के बीच जमीन खरीदने की बात को हवा मिलने लगी। केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार और डेवलपर संगठन नरेटको ने एक साथ हाथ बढ़ाया है और इस राज्य में अब रियल एस्टेट डेवलपमेंट का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय आवास मंत्रालय, जम्मू कश्मीर सरकार और रियल एस्टेट डेवलपर संगठन नरेटको ने जम्मू कश्मीर में रियल एस्टेट डेवलपमेंट का रास्ता खोलने की कोशिश की है। राज्य में पहले रियल एस्टेट समिट का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के तमाम बिल्डर्स, डेवलपर्स, आर्किटेक्ट्स और रियल एस्टेट से जुड़े तमाम कारोबारी जमा हुए। राज्य में कारोबारियों को आकर्षित करने के लिए रियल एस्टेट समिट का आगाज हुआ और इस आयोजन में रेरा पोर्टल, ग्रुप हाउसिंग के लिए पोर्टल, मॉडल टेनेंसी एक्ट, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस को लॉन्च किया गया। तो वहीं विकास को रफ्तार देने के लिए 18,300 करोड़ के 39 MOU साइन हुए। इस दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रियल एस्टेट डेवलपर्स को बेहतर सहयोग समेत स्टैंप ड्यूटी में छूट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आश्वासन दिया। जिस तरह की सुविधाएं हमने इंडस्ट्री को दी हैं, रियल एस्टेट को भी स्टैंप ड्यूटी में पूरी तरह से देश के किसी राज्य में जो सुविधा है वो हम उपलब्ध कराएंगे। तो आप यकीन करिए, देश के किसी हिस्से से बेहतर सिंगल विंडो क्लियरेंस आप लोगों को मिलेगा, ये हम सुनिश्चित करेंगे। देश के बाकी राज्यों के मुकाबले जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट और दूसरे कारोबारों में निवेश को लेकर काफी पीछे रहा है, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। रियल एस्टेट के साथ ही इस सेक्टर से जुड़ी तमाम इंडस्ट्री का रुख भी जम्मू कश्मीर की ओर होगा। केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक राज्य में अलग अलग क्षेत्रों में 3 लाख यूनिट्स की भारी संभावनाएं हैं। फॉर रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन इन JNK, एंड आई डोंट मीन जस्ट हाउसिंग, आई मीन टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, आई मीन वेयर हाउसिंग, इज एट लीस्ट 2.5 to 3 lakh units. It seems to me odd that you have the land, you have the ready demand, and yet that demand should not have been met. जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट समिट में देश भर से भारी संख्या में डेवलपर्स और रियल्टी सेक्टर से जुड़े कारोबारियों ने शिरकत की। नरेटको ने सरकार से राज्य में कारोबार को आसान और फायदेमंद बनाने को लेकर माहौल तैयार करने की मांग की।
साथ ही मौजूदा चुनौतियों को लेकर मंथन भी किया। राज्य में रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति से डेवलपर्स में सकारात्मक माहौल नजर आया। कोई भी नई जगह पर जहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हमें कोई इंसेंटिवाइज करने की आवश्यकता होती है। तो हमने एक डिमांड रखा कि आप स्टैंप ड्यूटी के जैसे महाराष्ट्र सरकार ने की थी वैसे ही आप करें, तो वो अप्रूव हो गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और हरदीप पुरी साहब ने अनाउंस कर दिया कि हम ये माहौल बनाने के लिए हम स्टैम्प ड्यूटी की एक कटौती जरूर करेंगे। हमारी मांग है 60% फॉर 1 ईयर शुरुआत करने में, तो वो बोले हैं कि हम कंसिडर करके ज़रूर अनाउंस करने वाले हैं। दूसरी बात थी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये हमें खुशी हुई कि सरकार ने एक कमिटमेंट दिया है कि हम ईज़ ऑफ बिजनेस करेंगे। आप एक सिंगल विंडो नहीं, एक टेबल ही रखेंगे कि आपको ज़्यादा जगह जाने की आवश्यकता नहीं होगी और ज़्यादातर हम ऑनलाइन भी कर लेंगे। इस आयोजन में तमाम कॉरपोरेट डेवलपर्स भी मौजूद रहे। टाटा हाउसिंग के एमडी एंड सीईओ संजय दत्त का मानना है कि बेहतर कारोबारी माहौल के लिए डेवलपर्स को आसानी से जमीन उपलब्ध हो। जाहिर है कॉरपोरेट डेवलपर्स के आने से राज्य में बड़े स्तर पर निवेश आएगा, रोजगार के अवसर निकलेंगे। सरकार को आज ही से सोचना पड़ेगा कि अगर हम टाटा, बिरला, महिंद्रा, गोदरेज ऐसी कंपनीज़ को इनकरेज करके यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वही हैं जो यहाँ पे जॉब क्रिएट कर पाएंगे अपने लोकल भाई बहनों के लिए, और वही जो लोग हैं फिर आगे रियल एस्टेट में पार्टिसिपेट करेंगे। नरेडको के नेशनल प्रेसिडेंट राजन बंदेलकर ने राज्य में पहले से मौजूद डेवलपर्स के साथ सामंजस्य बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में नरेडको के स्टेट चैप्टर का गठन किया। साथ ही कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए स्किल प्रोग्राम शुरू करने की भी बात कही। हमने क्या किया, यहाँ पर नरेडको का जम्मू कश्मीर यूनिट बना दिया। इससे क्या होगा कि हमने लोकल डेवलपर, यहाँ के जो भी लोकल डेवलपर है उनको हमने साथ में ले लिया, तो यहाँ पर जो भी काम करना है वो काम करेंगे। अब उनके पास जो एक्सपर्टाइज नहीं है वो एक्सपर्टाइज हम वहाँ से उनको लेके आएंगे, यानी वो जॉइंट वेंचर हो जाएगा। दूसरा, लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम बाहर से लेबर लेके आएंगे और बाहर के लोगों को नौकरियाँ मिलेगी, हमने वो नहीं किया। हमने उसके बजाय यहाँ ही जो लोग हैं उनके लिए हमने स्किलिंग 10,000 स्किलिंग का हमने आज MOU ऑलरेडी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ कर दिया और हमारा पहला स्किलिंग का बैच चालू भी हो गया। जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट समिट में राज्य के भीतर तमाम संभावनाओं को खंगालने की कोशिश हुई। मसलन इंफ्रा एंड रियल एस्टेट, IT, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग, फार्मा एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री, हार्टिकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, पर्यटन, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट, मिल्क, पोल्ट्री, वूल एंड फिशरीज और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में मौजूद संभावनाओं में निवेश को लेकर फोकस किया गया। सरकार की गंभीरता को देखते हुए ज्यादातर डेवलपर्स ने निवेश की इच्छा जाहिर की। जो आज हमें दिखी है कमिटमेंट फ्रॉम वेरियस मिनिस्टर्स, वेरियस सेक्रेटरीज, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो थे JNK के, क्लियरली ऐसे दिखता है कमिटमेंट, सिंसेरिटी और इंथ्यूजियाज्म टू ब्रिंग इन ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस स्टेट। सेकंड, इसके अंदर अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत बड़ी दिखी है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आई थिंक इसके बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे रियल एस्टेट डेवलपमेंट की JNK के अंदर। जम्मू कश्मीर के पहले रियल एस्टेट समिट में कारोबारियों का सकारात्मक रुझान देखते हुए उपराज्यपाल ने इसी साल कश्मीर में भी एक और रियल एस्टेट समिट का ऐलान कर दिया। मैं आज घोषित करता हूं कि 21-22 मई को श्रीनगर में रियल एस्टेट कॉन्फ्रेंस फिर से हम करेंगे। जाहिर है जिस उम्मीद के साथ जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य धारा के साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है, ऐसे में अगर रियल एस्टेट डेवलपर्स को सकारात्मक माहौल मिलता है तो सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर अपने साथ 250 से ज्यादा इंडस्ट्री को विकसित करने और भारी मात्रा में रोजगार पैदा करने का मादा रखता है। हालांकि ये तब ही संभव हो सकता है जब निवेशकों को जम्मू कश्मीर में दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा बेहतर इंसेंटिव मिलेगा या कहें फायदा नजर आएगा। और अब बात करते हैं रियल ट्रेंड्स की। पूरे साल मोमेंटम बना रहा, लेकिन 2021 खत्म हो चुका है। अब अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स में बिक्री और लॉन्च को लेकर क्या है माहौल, जानने की कोशिश करेंगे। रियल ट्रेंड्स में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल। स्वागत है आपका प्रदीप जी जी बिजनेस पर। मेरा सबसे पहला सवाल यह होगा कि घरों की बिक्री के लिहाज से 2021 अफोर्डेबल हाउसिंग का साल रहा। कुल बिक्री में करीब 60 से 70% अफोर्डेबल घर बिके हैं। 2022 में इस सेगमेंट में कैसी उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, 2021 जैसे आपने कहा कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए एक बहुत अच्छा साल रहा, इसी लाइन पे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 2022 इससे भी ज्यादा बेहतर साल रहने वाला है। और उसका बहुत बेसिक रीजन है कि जो घरों की जो डिमांड है, खास करके अफोर्डेबल घरों की, इस वक्त बहुत ज्यादा है।
इवन आप दूसरे अगर वे में कहें तो जो डिमांड एंड सप्लाई है उसमें बहुत ह्यूज गैप है। डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। सप्लाई पर से बात करें कि राइट लोकेशन, राइट प्राइस और राइट डेवलपर, अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर मिलाएं तो डिमांड और सप्लाई में इतना गैप है कि अगर डिमांड 100 की है तो जो सप्लाई है वो केवल 25 फ्लैट्स की है। प्रदीप जी, महज एक महीने के बाद बजट है, जाहिर है हम बजट पर और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल सरकार से क्या कुछ आशाएं रहेंगी अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर? देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग पे लगभग पिछले 7 साल से जो गवर्नमेंट है वो बहुत मेहरबान रही है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अभी ये मेहरबानी और भी आने वाले टाइम तक रहनी चाहिए। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या ATIGB के अगेंस्ट जो डेवलपर है उसको इनकम टैक्स से फ्री रखा जाए इस जोन को, तो ये दोनों के दोनों बेनिफिट है। मुझे लगता है अभी ये और लगभग 2 से 3 साल तक चलने चाहिए। ऐसे डेवलपर्स जो अफोर्डेबल हाउसिंग में काम कर रहे हैं उनको जो इनकम टैक्स से छूट मिली हुई है उसको अभी 2 से 3 साल और कंटिन्यू रखना चाहिए। एक चीज मेरा पॉइंट जरूर इसके अंदर आपके माध्यम से रहेगा गवर्नमेंट को कि क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग एक एसेंशियल आइटम है, एक ऐसी नीड है जो नेशन की नीड है, तो ऐसे में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, खास करके GST। जैसा कि आप जानते हैं कि रियल एस्टेट में जो इनपुट क्रेडिट है वो खत्म कर दिया गया है, तो ऐसे में जो पूरा का पूरा बर्डन है वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के ऊपर डायरेक्टली आके पड़ता है। क्योंकि आज अगर हम सीमेंट की बात करें लगभग 28% के नियर अबाउट GST हम उसमें पे करते हैं, स्टील है उसमें 18% की GST हम पे कर रहे हैं और अदर जो कंपोनेंट हैं उनमें भी 12 से 15% की GST हम पे कर रहे हैं। वो इस अफोर्डेबल हाउसिंग पर से बहुत ज्यादा है। अगर कुछ भी कोई विश लिस्ट अगर मेरी कहें तो मुझे लगता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग को GST के अंदर एक ऐसी रियायत दी जानी चाहिए, या तो इनपुट क्रेडिट का जो मैकेनिज्म पहले था उसको एज इट इज फिर से लागू किया जाना चाहिए, या जो GST आज की डेट में अफोर्डेबल हाउसिंग पर चार्ज होती है उसको कम से कम 50% तक कम कर देना चाहिए। जो अफोर्डेबल हाउसिंग के घर बना रहे हैं उनके लिए जो जमीन पर लगने वाला जो स्टैम्प ड्यूटी है उसको 0 करना चाहिए। तो ये एक विश लिस्ट है हमारी और आई होप कि आपके माध्यम से जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी शायद सुन रही होंगी, अगर इनमें से हमारी कोई भी ऐसी चीजें अगर वो पूरी करती हैं तो जो हर परिवार को एक घर का जो सपना है वो बहुत जल्दी पूरा होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो प्रॉपर्टी प्लस को जारी रखेंगे और करेंगे और भी तमाम तरह की बातें और भी तमाम तरह की अपडेट्स आपको देंगे, लेकिन बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। प्रॉपर्टी प्लस में आज हम कर रहे हैं तमाम तरह की बातें, रियल एस्टेट से जुड़े तमाम मुद्दे और तमाम खबरों की बात कर रहे हैं और अब बढ़ते हैं रियल ट्रेंड्स की ओर। अगर आप अपने बिल्डर से असंतुष्ट हैं या प्रोजेक्ट को लेकर कोई शिकायत करने के लिए कंज्यूमर आयोग का रुख कर रहे हैं तो आपको इस खबर पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन को देखते हुए नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। हालांकि ये बदलाव सिर्फ घर खरीदार ही नहीं, हर ग्राहक के लिए है। दरअसल अभी तक नियम था कि आपकी शिकायत का मामला अगर 1 करोड़ रुपए तक का है तो आप जिला स्तर के आयोग में शिकायत कर सकते हैं। आपका केस अगर 10 करोड़ रुपए तक का है तो आप सीधे राज्य आयोग का रुख कर सकते हैं, और अगर मामला 10 करोड़ से ऊपर का है तो राष्ट्रीय आयोग में शिकायत करने का प्रावधान था। अब नियम बदल चुके हैं। नया नियम क्या है और आप पर कैसे ये प्रभावी होगा, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील पीयूष सिंह। स्वागत है पीयूष जी आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि कीमत के आधार पर शिकायतों के लिए पहले के मुकाबले जिला और राज्य आयोग के अधिकार कुछ कम हुए हैं, तो वहीं राष्ट्रीय आयोग का अधिकार क्षेत्र बढ़ा है। पहले तो ये बताइए कि पहले नियम क्या था और अब नया नियम क्या कहता है? ये 2019 के अंदर पूरा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसको रिवाइज किया गया, एक नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। इसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन को भी चेंज किया गया, और सबसे महत्वपूर्ण जो चेंज किया गया, पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन जो थी, जो जिला, राज्य और राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम्स की पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन को काफी बढ़ा दिया गया। तो जो जिला की पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन 20 लाख से बढ़ा के 1 करोड़ कर दी गई। सो 1 करोड़ तक की पेड अमाउंट अब जिला उपभोक्ता फोरम में जा रहा था 2019 के बाद से।
1 करोड़ से 10 करोड़ कर देगी राज्य उपभोक्ता फोरम की, और 10 करोड़ से ऊपर राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम। तो ये मान के ये रिक्वायरमेंट इसलिए किया गया कि समय के अनुसार ऑलमोस्ट 20-25 साल से इस एक्ट के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं आया था पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन को लेके। तो ये माना गया कि अब रिवीजन किया जाए और राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम, नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन को एक कोर्ट ऑफ अपील बना दिया जाए। तो ये एक थॉट प्रोसेस से ये अमेंडमेंट, ये नया एक्ट लाया गया। ये एक्ट 2019 का था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया जुलाई 2020 से। तो मात्र मैं कहूं 1.5 साल ही हुआ था इस एक्ट को एप्लीकेबल हुए, लेकिन जैसे ही एक्ट एप्लीकेबल हुआ तो ये रियलाइज हुआ सारे सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारी और स्टेट गवर्नमेंट जितनी थी सबको, जो एक टेक्निकल डिफिकल्टी आई कि जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट्स थे, जो हमारे जिला उपभोक्ता फोरम्स थे, उनके अंदर क्योंकि 20 लाख से 1 करोड़ जुरिसडिक्शन बढ़ाने के चक्कर में वो सारी जितनी उपभोक्ता कंप्लेंट्स थी वो सारी जिला उपभोक्ता फोरम में फाइल होने लगी। और जिला उपभोक्ता फोरम में उस तरह का मैं कहूं तो लॉजिस्टिक्स या इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था जो इतनी लार्ज वॉल्यूम्स की कंप्लेंट्स को देख सके। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और अमेंडमेंट लाए हैं 2019 के एक्ट के। पीयूष जी, सरकार ने नए अमेंडमेंट में ई दाखिल पोर्टल का जिक्र किया है। जाहिर है कोरोना काल में जिस तरह से वीसी के जरिए मामलों की सुनवाई हुई है वो न्याय पाने के लिहाज से एक ऐतिहासिक कदम है। आम शिकायतकर्ता कैसे ई दाखिल पोर्टल के जरिए शिकायत कर सकता है और क्या प्रक्रिया रहेगी, और सबसे अहम बात, समय सीमा क्या रखी गई है मामले को निपटाने के लिए? देखिए, ई दाखिल दीपक जी, मैं मानूंगा कि एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और आगे आने वाले समय में ट्रांसफॉर्मेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लेके सबसे बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। कंज्यूमर कहीं पे भी बैठ के, चाहे वो एक भारत के रिमोटेस्ट एरिया में बैठा हो, लेकिन उसके पास अगर अपना इंटरनेट का कनेक्शन है और वो अगर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, तो वो ई दाखिल फोरम पे जाके अपनी कंप्लेंट अपने शब्दों में, आसान शब्दों में उस कंप्लेंट को ड्राफ्ट करके या उसके अंदर जो उन्होंने ड्रॉप बॉक्स दिया है उसके अंदर डिटेल डाल के अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। इसकी जो कोर्ट फीस है वो भी बहुत नॉमिनल कर दी गई है। वो डिपेंड करता है 500 रुपए से लेकर 7,500 रुपए जो मैक्सिमम कोर्ट फीस है। तो मान लीजिए अगर आप केवल 10 लाख क्लेम कर रहे हैं तो आपकी कोर्ट फीस मेरे ख्याल से 750 से 1,000 रुपए होगी केवल, और अगर आप 50 लाख कर रहे हैं तो उसमें आपकी कोर्ट फीस 2 या 2,500 रुपए होगी। तो वो मैक्सिमम 7,500 रुपए आपकी कोर्ट फीस है। वो कोर्ट फीस भी आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं ई दाखिल पोर्टल के तहत। पूरी कंप्लेंट आपकी जब फाइल हो जाएगी और आपके अगर डॉक्यूमेंट सब लेजिबल हैं, अगर आपने अच्छी तरह से स्कैन करके अपलोड कर दिए हैं डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपको एक ऑनलाइन ही डेट इंटीमेट होगी आपके ईमेल एड्रेस, जो आप अपना ईमेल डालेंगे ई दाखिल पोर्टल पे, उस पे आपको आपकी डेट, जिस तारीख पे आपका मैटर लगेगा, वो आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दी जाएगी और आपको एक वीसी लिंक दिया जाएगा। वीसी मतलब वर्चुअल कोर्ट का लिंक दिया जाएगा। आप घर बैठे बैठे आप कोर्ट की प्रक्रिया में अपना मुकदमा खुद कोर्ट के समक्ष आप रख सकते हैं, पेश कर सकते हैं। और जो आपका दूसरा सवाल था दीपक जी, कितने समय काल के अंदर, इस एक्ट के अंदर दिया गया है कि कोर्ट्स को प्रावधान प्लस एक कोशिश करनी पड़ेगी कि 3 महीने के अंतरकाल के अंदर कंप्लेंट्स का निवारण किया जाए। जिस तरह से डिजिटल एक्टिविटी पर सरकार का फोकस दिख रहा है, ऐसे में कोरोना काल में न्याय व्यवस्था का भी डिजिटाइजेशन मील का पत्थर साबित हो रहा है। जाहिर है ई दाखिल के जरिए आम शिकायतकर्ता को काफ़ी आसानी, काफ़ी सहूलियत होगी, सुनवाई सहज होगी, लेकिन ये तभी सफल है जब तय सीमा के भीतर लोगों को न्याय मिले, क्योंकि आज भी देश की तमाम कोर्ट में 44 मिलियन यानी करीब 4 करोड़ 40 लाख केस पेंडिंग है। ये संख्या आम शिकायतकर्ता को मायूस कर देती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में अपनी राय देने के लिए। और अब बढ़ते हैं प्रॉपर्टी प्लस में अपने अगले सेगमेंट परफेक्ट होम की तरफ। सवाल यह है कि इस सेगमेंट का नाम परफेक्ट होम क्यों रखा गया है। दरअसल घर 2 तरह के होते हैं, एक वो जो बिल्डर आपको बना कर देते हैं, कमोबेश एक जैसे लेआउट या स्ट्रक्चर पर होते हैं, और दूसरा आप अपनी पसंद और अपने उपयोग के आधार पर डिजाइन करके खुद बनवाते हैं। दोनों ही सूरतों में आपके लिए यह समझना जरूरी है कि प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा हो, डिजाइन कैसा हो, रॉ मटेरियल से लेकर फिनिशिंग तक घर के निर्माण में जो कुछ भी चीजें इस्तेमाल, जो कुछ भी रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं या होने चाहिए, उसके क्या फायदे नुकसान हैं, क्या वाकई स्पेसिफिकेशन के नाम पर आप बिल्डर को जो पैसा दे रहे हैं वो वसूल हो भी रहा है, कहीं आपको चूना तो नहीं लगाया जा रहा है। तो आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए परफेक्ट होम में बात करेंगे बुनियाद से लेकर बाउंड्री तक हर उस चीज की जिसका इस्तेमाल इमारत बनाने के लिए किया जाता है। और आज शुरू करते हैं बुनियाद से।
इमारत कितनी मजबूत बनेगी ये निर्भर करता है उसकी फाउंडेशन पर। आप इसे नींव या फिर बुनियाद के नाम से भी जानते हैं। मोटे तौर पर दो तरह की नींव होती है, पहली शैलो यानी कम गहरी, दूसरी डीप यानी ज्यादा गहरी नींव। शैलो नींव छोटे 1 या 2 मंजिल की इमारतों के लिए होती है, जबकि डीप नींव मल्टी स्टोरी इमारतों के लिए होती है। शैलो नींव करीब 3 से 4 फीट तक गहरी हो सकती है, तो वहीं डीप नींव 200 फीट से भी ज्यादा गहरी हो सकती है। नींव को फुटिंग भी कहते हैं और विस्तार में जाएं तो इमारत की डिजाइन, लंबाई, चौड़ाई, इमारत का भार और जमीन की किस्म के आधार पर तमाम तरह के फुटिंग्स डिजाइन की गई हैं। मसलन शैलो फुटिंग्स में आइसोलेटेड, कंबाइंड, कैंटिलीवर, राफ्ट या मैट फाउंडेशन, वॉल फुटिंग्स, तो वहीं डीप यानी गहरी फुटिंग्स में पाइल फाउंडेशन सबसे ज्यादा प्रचलन में रहती है। जाहिर है फौरी तौर पर आप इन फाउंडेशन को देखकर शायद ना पहचान पाएं, लेकिन थोड़ी सी मशक्कत करें और प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चरल ड्राइंग को किसी इंजीनियर की मदद से समझने की कोशिश करें तो आप अपनी इमारत को और भी बेहतर तरीके से जान सकते हैं। अगर आपका घर किसी बिल्डर की इमारत में है तो उनके पास कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट्स की पूरी टीम होती है, आप उनसे जान समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना घर खुद बनवा रहे हैं या किसी कॉन्ट्रैक्टर को आपने अपॉइंट किया है तो कुछ बातों पर गौर करना जरूरी है। मसलन स्ट्रक्चर ड्राइंग के मुताबिक दिशा और फाउंडेशन के लिए किए गए गड्ढों की नाप यानी लंबाई, चौड़ाई और गहराई सटीक हो। जीरो लेवल से पीसीसी यानी प्लेन कंक्रीट सीमेंट की मोटाई ड्राइंग के मुताबिक हो। फाउंडेशन में इस्तेमाल होने वाले कंक्रीट में सीमेंट, रेत, स्टोन ग्रेड, पानी का अनुपात और मात्रा वैसी ही हो जैसी आर्किटेक्ट ने ड्राइंग में लिखी हो। फुटिंग में इस्तेमाल होने वाले स्टील बार का साइज, दूरी, बाइंडिंग और जॉइंट सटीक हों। कंक्रीट की क्वालिटी कंफर्म करने के लिए कुछ क्यूब का प्रेशर टेस्ट करवाएं। कंक्रीट कास्टिंग के वक्त अच्छी तरह से वाइब्रेटर को चलाया जाए ताकि कंक्रीट में एयर बबल न बने। बेहतर हो एक ही समय में पूरा कंक्रीट कास्ट कर लिया जाए। कंक्रीट कास्ट करते समय कंक्रीट में मिट्टी किसी तरह से मिक्स ना होने पाए। कास्टिंग के 1 हफ्ते बाद तक कंक्रीट की अच्छे तरह से क्योरिंग यानी पानी से भिगोते रहना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जिन्हें फाउंडेशन तैयार करते समय ध्यान रखी जाएं तो आपकी इमारत मजबूत बनेगी। अपने बिल्डर से भी आप इस तरह के सवाल जरूर पूछिए, कंस्ट्रक्शन की बारीकियों के बारे में जानिए ताकि आपको पता तो चले कि जो वादे आपसे किए गए हैं वो पूरे हो भी रहे हैं या फिर नहीं। तो इसी के साथ आज प्रॉपर्टी प्लस में फिलहाल इतना ही। आपको ये शो कैसा लगा, सुझाव या शिकायत का स्वागत है। आप ईमेल कर सकते हैं। प्रॉपर्टी प्लस के फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।